अप्रैल में वफाकी हुकूमत की जानिब से FIA के साइबर क्राइम विंग की तहलील के बाद कायम की जाने वाली नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपने क़याम के बाद से ही मुसलसल तनाज़ात का शिकार है। क़याम के चंद माह बाद ही रावलपिंडी, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में NCCIA के मुतअद्दिद अफसरान के खिलाफ करप्शन, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और मुबैना भत्ताखोरी के इल्ज़ामात सामने आए, जिस पर FIA ने कई अहलकारों और अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारियाँ भी की हैं। जबकि लाहौर में NCCIA के साबिक एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी समेत कई अफसरान रिश्वत और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के इल्ज़ामात पर गिरफ्तार हैं। इन अफसरान पर यह इल्ज़ाम भी आयद किया गया है कि इन्होंने यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई से लाखों रुपए रिश्वत लेकर केस निपटाने की पेशकश की थी। आम बात यह है कि सादुर रहमान के खिलाफ जुए की ऐप्स की तशहीर का मुकदमा खुद NCCIA लाहौर ने दर्ज किया था और उन्हें 17 अगस्त को बैरून मुल्क जाते हुए गिरफ्तार किया गया था। तकरीबन 3 माह हिरासत और जेल में रहने के बाद सादुर रहमान को लाहौर हाई कोर्ट ने 26 नवंबर को जमानत पर रिहा कर दिया। जबकि अब रिहाई के बाद सादुर रहमान ने NCCIA अहलकारों, खासतौर पर साबिक एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी पर तशद्दुद और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और भत्ता तलब करने के संगीन इल्ज़ामात आयद कर दिए हैं। जबकि सरफराज चौधरी और NCCIA लाहौर के मुतअद्दिद दीगर अफसरान इस वक्त करप्शन और भत्ताखोरी के संगीन इल्ज़ामात पर FIA की तहवील में हैं। कल अपनी रिहाई के तकरीबन एक हफ्ते बाद सादुर रहमान और डकी भाई ने YouTube पर एक वीडियो में दावा किया कि दौरान हिरासत उन पर किस तरह तशद्दुद किया गया, उनके अहले खाना को जहनी टॉर्चर का निशाना बनाया गया और कैसे उनसे केस ख़त्म करने के लिए पैसे मांगे गए। एडिशनल डायरेक्टर NCCIA सरफराज चौधरी साहब वो अचानक कमरे में आते हैं, कहते हैं इसको लेके आओ मेरे पास। सरफराज चौधरी साहब मेरे से पूछते हैं कि तुम कौन से एप्लीकेशन के कंट्री हेड हो। मैंने कहा कि सर मैं किसी एप्लीकेशन का कोई कंट्री हेड नहीं हूँ। वो अपनी कुर्सी से अचानक उठता है, कहता है मैं बात कर ही रहा होता हूँ। कहता है कि तुम मेरे वतन अजीज़ के बच्चों को ख़राब कर रहे हो। मैं वहाँ पर बड़ा हेल्पलेस फील कर रहा कि यार मेरे से ऐसा क्या हो गया। मैं भी ये सोच ही रहा था, उसने मुझे तीसरा थप्पड़ लगाया। वो घर में एक वीडियो कॉल लगाता है जो एक बच्चा रिसीव करता है जिसकी एस्टिमेटेड तकरीबन एज होगी 7 साल। एक मेरे हाथ खड़े होते हैं, टांगे बैंड होती हैं, वो कैमरे से दिखाता है उस बच्चे को कि कौन है ये। कहता है डकी भाई। तो सरफराज चौधरी साहब उस 7 साल के बच्चे को कहते हैं ये देखो इसके साथ क्या हो रहा है, आप देखोगे तुम इसका प्रोग्राम। कहता नहीं, चलो फटाफट इसको गालियां दो। चलो कि इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये जो असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज जो मेरा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, उनका जो फ्रंटमैन था, उसको सिर्फ इस काम के लिए रखा हुआ था कि वो मेरे से पैसों की डिमांड करे। वो कहता कि तेरा जो मसला है ना वो 7-8 के अंदर हल हो जाएगा। मैंने कहा 7-8 करोड़? कहता तो और। मैंने कहा इतने तो मेरे पास है ही नहीं। इन्होंने मेरे एक दोस्त से बात की और उस दोस्त को कहा कि इसको मुझे आके कहो कि ये पैसों से मसला हल होगा। उसकी जो भी गपशप हुई मेरे दोस्त ने वापस आके बताई। कहता कि ये पैसे ही मांग रहे हैं। मैंने कहा यार इस तरीके से मेरी फैमिली को ब्लैकमेल कर रहे हैं, इस तरीके से मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, ये लोग चाहते क्या है। वो ये कह रहे हैं कि अरूब को हम पर्चे में नामजद ना करें और उस पर कोई नया पर्चा ना दें और उसको अरेस्ट ना करें, उसका वो 1 करोड़ रुपया मांग रहे हैं। मतलब NCCA ऑफिसर्स ने मुझे जेल भेजने के भी मेरी फैमिली से पैसे लिए। आम बात यह है कि सरफराज चौधरी वही शख्स हैं जो चंद माह पहले तक मुख्तलिफ पॉडकास्ट में सादुर रहमान की गिरफ्तारी को जस्टिफाई कर रहे थे। वो इसी केस को बुनियाद बनाकर यूट्यूबर्स को मुल्क के लिए ख़तरा और नासूर करार देते थे और वाज़े तौर पर अपना काम करने के बजाय मॉरल पुलिसिंग कर रहे थे। अगर डकी भाई या किसी भी शख्स ने मुल्क के कवानीन तोड़ते हुए कोई जुर्म किया है तो तफ्तीश, तहकीक और ट्रायल किया जाए। मगर यह सब क्यों किया गया? उनके कंटेंट पर ज़रूर सवालात उठते हैं, मगर एक सरकारी अफसर को कानून से बालातर होकर तकरीरें करने और इक़दामात का हक किसने दिया है? इन्हीं सरफराज चौधरी ने सितंबर में मुअत्तिल होने और फिर अक्टूबर में गिरफ्तारी से पहले एक पॉडकास्ट के दौरान वतन अजीज़ के मुस्तकबिल और वतन के बच्चों के लिए बड़े बड़े दावे करते हुए सादुर रहमान के ऊपर इल्ज़ामात लगाए थे। 6 साल से 16 साल तक का स्पेशल चाइल्ड है जिसने पढ़ना है, इस वतन अजीज़ का मुस्तकबिल है, इस वतन अजीज़ के मुस्तकबिल ने फलना फूलना है, ना कि ऐसे जुआरिये, ऐसे या जो भी मक्कारी या कमारबाज ये जुआ ऐप्स या गलाजत मेरे वतन अजीज़ के बच्चों को सिखाते हैं। तो आपके तवस्सुस से मैं उनको पैगाम देना चाहता हूँ, बाज आ जाए, कानून हरकत में आ चुका है। अब तुम सब की किस्मत में जेल लिखी है और तुम लोगों को हिसाब देना होगा रियासत पाकिस्तान को। मैं कहता हूँ कि अरब नहीं, 2 अरब नहीं, ट्रिलियन डॉलर्स का लॉस हो रहा है मेरे वतन अजीज़ के मुस्तकबिल का, जो आपको आइंदा चंद सालों के बाद नज़र आना था इनके असरात की वजह से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनका कला कमा किया है और अब इनको पनपने नहीं देंगे। अब जब पूछा जाता है बच्चों से, वही 6 साल से 16 साल, बड़े होके क्या पढ़ोगे, पढ़ के क्या करोगे, वो कहते हैं पढ़ने की जरूरत क्या है, गाली देंगे,
रोस्ट करेंगे लोगों को। जुआ सीख रहे हैं यूट्यूबर्स से जो चिट्टे अनपढ़ है, मैट्रिक फेल है या FA फेल है, जिनका अपना कोई किरदार नहीं है वतन अजीज की तरक्की के लिए या माशरे को बनाने के लिए। जब मेरे बच्चे जहां पर तालीम का जिस रियासत में फुकदान होगा, जो पढ़ रहे हैं वो भी ये कहेंगे, तो फिर अदारों को इसके बारे में सोचना पड़ा। वाज़ेह रहे कि सरफराज चौधरी समेत NCCIA लाहौर के दीगर अफसरान को सितंबर में मुअत्तल कर दिया गया था। फिर ये अफसरान मुअत्तली के बाद कुछ अरसा मंजर आम से गायब रहे और फिर अचानक FIA ने इन अफसरान की गिरफ्तारी जाहिर की। ये गिरफ्तारी सादुर रहमान की अहलिया उरूब जतोई की दरख्वास्त पर दर्ज होने वाली FIR के तहत अमल में आई और इस केस में ये तमाम अफसरान इस वक्त जुडिशल रिमांड पर हैं। NCCIA लाहौर के अफसरान के खिलाफ दर्ज इस FIR के मतन के मुताबिक NCCIA लाहौर से पता चला कि उन्होंने कार्रवाई करते हुए मुदैया के शौहर मुलजिम सादुर रहमान उर्फ डकी भाई को गिरफ्तार किया है और तफ्तीश असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज के हवाले हुई है। मुलजिम शुएब रियाज ने सादुर रहमान की बेगम उरूब जतोई को मुकदमे में रिलीफ देने के लिए सादुर रहमान और शुएब के दोस्त उस्मान और शुएब रियाज के फ्रंटमैन सलमान अजीज़ के जरिए 60 लाख रुपए हथियाए और फिर मुलजिम सादुर रहमान को जुडिशल करवाने की गर्ज से मजीद 30 लाख रुपए चेक्स की सूरत में अपने फ्रंटमैन शहबाज और मुलजिम के वकील चौधरी उस्मान के जरिए बटोरे। FIR के मतन में मजीद लिखा है कि इंक्वायरी के दौरान मालूम हुआ कि असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज ने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए रिश्वत की कुल रकम 90 लाख रुपए में से 60 लाख रुपए अपने फ्रंटमैन सलमान अजीज़ के जरिए मुलजिम सादुर रहमान की फैमिली से कोट अब्दुल मालिक टोल प्लाजा ज़िला शेखुपुरा पर मुलजिम की बेगम ज़ियाउर रहमान और अब्दुल्ला की मौजूदगी में अगस्त में वसूल किए, जबकि बाकी 30 लाख रुपए 10-10 लाख रुपए के 3 चेक्स के जरिए शुएब रियाज के फ्रंटमैन शहबाज ने वसूल किए। रिश्वत के लिए ली गई इस रकम में से 50 लाख रुपए NCCIA के असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज ने डिप्टी डायरेक्टर जवार अहमद के एक दोस्त के पास रखवाए और 5-5 लाख रुपए उस्मान अजीज और वकील चौधरी उस्मान ने रखे, जबकि मजीद 20 लाख रुपए शुएब रियाज ने खुद रखकर 5 लाख रुपए अपने फ्रंटमैन और 5 लाख रुपए एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी को दे दिए। FIR के मतन में मजीद लिखा है कि दौरान इंक्वायरी ये भी पता चला कि असिस्टेंट डायरेक्टर मुलजिम शुएब रियाज ने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए मुलजिम सादुर रहमान के अकाउंट से $3,26,420 बाइनांस के जरिए अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र किए। दौरान इंक्वायरी मज़कूरा मुलजिमान मुलजिम सादुर रहमान और दीगर को रिलीफ का झांसा देकर अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल और रिश्वत लेने पर कसूरवार पाए गए। इसी तरह इंक्वायरी के दौरान ये भी पता चला कि मुलजिमान बाकायदा नेटवर्क के तौर पर अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए माहाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ कॉल सेंटर्स, ऑनलाइन फ्रॉड में मुलविस अफराद से और इंक्वायरीज और मुकदमात में मुलजिमान या मुतासरीन से रिश्वत लेते हैं और अपना मखसूस हिस्सा लेने के बाद बाकी रकम अफसरान बाला तक पहुंचा देते हैं और फिर NCCIA हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद के अफसरान को ये रकम डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस मोहम्मद उस्मान और डिप्टी डायरेक्टर अयाज खान के जरिए पहुंचाई जाती है। NCCIA लाहौर से एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी और डिप्टी डायरेक्टर जवार अहमद माहाना तकरीबन 10 लाख रुपए डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस इस्लामाबाद हेडक्वार्टर्स मोहम्मद उस्मान और डिप्टी डायरेक्टर अयाज खान के हवाले करते हैं, जो ये रकम आगे अफसरान तक पहुंचाते हैं। FIR के मुताबिक इंक्वायरी से मजीद ये भी पता चला है कि सब इंस्पेक्टर्स यासिर रमज़ान और अली रज़ा, असिस्टेंट डायरेक्टर्स मुज्तबा और शुएब रियाज मुख्तलिफ कॉल सेंटर्स, एग्रीगेट कंपनीज और ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले मुलजिमान से सहूलतकारी की मद में माहाना की बुनियाद पर रकूम इकट्ठी करके 50% खुद रख लेते हैं, जबकि बाकी 50% अपनी पोस्टिंग बचाने और गैर कानूनी कामों में पुश्त पनाही की मद में डिप्टी डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर के जरिए NCCIA हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद पहुंचा देते हैं। इन तमाम हालात की रोशनी में मुलजिमान एडिशनल डायरेक्टर लाहौर सरफराज चौधरी, डिप्टी डायरेक्टर लाहौर जवार अहमद, डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस इस्लामाबाद मोहम्मद उस्मान, डिप्टी डायरेक्टर इस्लामाबाद अयाज खान, असिस्टेंट डायरेक्टर लाहौर शुएब रियाज, असिस्टेंट डायरेक्टर मुज्तबा जफर, सब इंस्पेक्टर्स NCCIA लाहौर यासिर रमज़ान और अली रज़ा और सलमान अजीज़ ने अपने इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और रिश्वतखोरी करके इर्तकाबे जुर्म किया है। सिर्फ यही केस नहीं है बल्कि NCCIA रावलपिंडी के 13 अफसरान को भी करप्शन के इल्ज़ामात पर गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस हवाले से BBC की 13 नवंबर की खबर के मुताबिक FIA ने सूबा पंजाब में NCCIA के 13 अफसरान के खिलाफ बदउनवानी के इल्ज़ामात के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इस मुकदमे में कहा गया है कि इन अफसरान पर रावलपिंडी में चीनी शहरियों की जानिब से चलाए जाने वाले 15 गैर कानूनी कॉल सेंटर से करोड़ों रुपए की रिश्वत वसूल करने का इल्ज़ाम है।
FIR में इल्ज़ाम आयद किया गया है कि मुल्जिमान गैर कानूनी कॉल सेंटर्स पर छापों के बाद मुख्तलिफ मकामात पर जाकर डील्स करते थे और भारी रकूम वसूल करते थे। रावलपिंडी में दर्ज होने वाले मुकदमे के मतन में तफसीलात देते हुए NCCIA ने कहा था कि रावलपिंडी में उसके अफसरान और एहलकार मुबैना तौर पर गैर कानूनी काम कर रहे थे और फ्रॉड के जरिए अवाम से धोखाधड़ी से भारी रकम बटोर रहे थे। रावलपिंडी में दर्ज होने वाले मुकदमे में अफसरान और एहलकारों की जानिब से वसूली की जाने वाली मुबैना रकूम की तफसीलात भी दर्ज की गई हैं और बताया गया है कि ये लोग माहाना करोड़ों रुपए रिश्वत और भत्ता लेते थे और रकम आपस में तकसीम कर ली जाती थी। मुकदमे के मतन में दावा किया गया कि एक सब इंस्पेक्टर ने नए कॉल सेंटर के लिए 8 लाख रुपए माहाना तय किया, जबकि इस्लामाबाद के सेक्टर F11 में एक कॉल सेंटर पर छापे के बाद 4 करोड़ रुपए की डील फाइनल की गई। इस कॉल सेंटर पर छापे से मुताल्लिक बताया गया था कि इसमें 14 चीनी शहरियों को गिरफ्तार किया गया था। मुकदमे में दावा किया गया कि गिरफ्तार किए गए एक शख्स की बीवी से बाजियाबी के लिए 80 लाख रुपए वसूल किए गए। एक एडिशनल डायरेक्टर के खिलाफ दर्ज मुकदमे में यह भी बताया गया कि उनकी टीम ने सितंबर 2024 से अप्रैल 2025 तक 12 करोड़ रुपए वसूल किए। हालिया तनाज़ात और केसेस से मुताल्लिक जब हमने NCCIA से मौक़िफ़ के लिए रब्ता किया तो उन्होंने बताया कि करप्शन में अफराद मुलव्विस होते हैं, इदारे नहीं। NCCIA अपने एहलकारों की किसी भी किस्म की करप्शन के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की सख्त तरीन पॉलिसी रखती है। इस मामले में तमाम कार्रवाइयाँ मुकम्मल मेरिट और मुकर्ररा कानूनी तरीक़ाकार के मुताबिक की जा रही हैं और FIA एंटी करप्शन के साथ इन्वेस्टिगेशन पहले से ही जारी है। FIA ने खुद NCCIA के अफसरान के खिलाफ संगीन इल्ज़ामात पर मबनी केसेस दर्ज किए हैं। अहम बात यह है कि ये अफसरान पहले खुद कई सालों से FIA के ही मातहत इदारे साइबर क्राइम विंग का हिस्सा रहे हैं और ख़ास तौर पर हालिया केसेस के मरकजी किरदार NCCIA लाहौर के साबिक एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी का नाम इससे पहले नौजवानों को ट्रैप करके तौहीन मजहब के संगीन इल्ज़ामात में नामजद करने वाले मुबैना ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप से भी मंसूब रहा है। और उनकी एक पुरानी वीडियो भी है जिसमें वो एक सेमिनार से खिताब करते हुए ना सिर्फ ये बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने ऑनलाइन ब्लास्फेमी करने वाले मुल्जिमान को पकड़ा है, बल्कि वो साथ ही वकला को खबरदार कर रहे हैं कि वो ऐसे मुल्जिमान के केसेस ना लड़ें। कोई यूनियन, कोई दुनिया के तमाम कंट्रीज अगर हमें रोकना चाहें, हम इस काम को नहीं रुकने देंगे। हम इन लोगों को पकड़ेंगे। हम आपको भी फिगर बताता हूं मैं आगे कि मैंने आज तक कितने बंदे पकड़े हैं। 400 प्लस मुल्जिमान इस वक्त हमने पकड़े हुए जो जेलों में हैं। 36 के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के बाद सजाएं हो चुकी हैं। मोस्ट ऑफ के लिए सजाए मौत है। कुछ इसके अंदर ऐसे हैं जिनको उम्र कैद की सजा मिली है। और हम डेली ट्रायल बेस पे हमारे स्पेशल लॉयर्स हैं, जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, जो ब्लास्फेमी कोर्ट्स में पेश होते हैं, इंश्योर होते हैं कि तमाम गवाहान हों और हम जल्द से जल्द इसकी तकमील के लिए करें। मेरी अपनी वकला बरादरी से एक दरख्वास्त है कि जो इन ब्लास्फेमियर्स के वकील बनते हैं वो काइंडली, उनसे मेहरबानी है कि वो एक दफ़ा मेरे ऑफिस आएँ, उनको जाने। खुदारा वो इन ब्लास्फेमर्स के साथी मत बने और अपने अल्लाह के और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में खुद को इस रुसवा ना करें। अगर तो वो सच्चे हैं तो बेशक केस लड़ें। या मकबूल जान साहब तशरीफ फरमा है। आप हजरत साद रिजवी साहब, जिनके वालिद साहब के मैं और चौधरी इजाज साहब तो वैसे ही मोतकद थे, अल्लाह उन्हें गरीब के रहमत फरमाए, करवर गरीब फरमाए। आप हुक्म फरमाएं। ब्लास्फेमी के केसेस में मुबैना तौर पर मुलव्विस कई नौजवानों के केसेस लड़ने वाले वकील हादी अली चट्ठा ने सरफराज चौधरी के हवाले से एक्स पर लिखा कि ये वही शख्स है जिसने ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप के कहने पर सैकड़ों नौजवानों को ब्लास्फेमी के झूठे मुकदमात में फंसाकर उनकी जिंदगियां तबाह की हैं। ऐसे अफसरान के लिए भत्ताखोरी और तशद्दुद मामूल की बात है। हुकूमत ऐसे ही अफसरान को परवान चढ़ाने और उनकी हौसला अफजाई करने को पसंद करती है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान में हालिया कुछ अरसे में सोशल मीडिया, खासतौर पर फेसबुक और व्हाट्सएप पर गुस्ताखाना मवाद फैलाने के मुबैना इल्ज़ामात में सैकड़ों नौजवानों को FIA के साइबर क्राइम विंग ने गिरफ्तार कर रखा है और वो साइबर क्राइम विंग अब NCCIA में तब्दील हो गया। इन मुल्जिमान के खिलाफ अदालतों में ब्लास्फेमी कवानीन के तहत मुकदमा चल रहे हैं और गैर मामूली तौर पर इन मुकदमात में गुज़िश्ता 2-2.5 सालों में तेज़ी से इजाफा हुआ है। और हैरानकुन तौर पर इन केसेस में अक्सर मुल्जिमान का जुर्म एक जैसा होता है और जिस मवाद पर उन्हें पकड़ा जाता है वो भी अक्सर एक जैसा ही होता है। और इन केसेस में मुसलसल एक गिरोह का नाम सामने आया है जिसके अराकीन अक्सर केसेस में मुद्दई भी हैं और इसी वजह से उन केसेस के इंदराज के तरीक़ाकार और मुबैना मुल्जिमान की गिरफ्तारी के अमल पर मुल्जिमान के अहल खाना समेत कुछ अहम हुकूमती इदारों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। वकला और इंसानी हुकूक की तंजीमों ने भी इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। पंजाब पुलिस की स्पेशल ब्रांच और नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स की इस हवाले से रिपोर्ट्स भी सामने आ चुकी हैं। ये रिपोर्ट्स जब सामने आई
तो उस वक्त सबसे पहले तफसीली तहकीकाती रिपोर्ट मारूफ तहकीकाती सहाफ़ी अहमद नूरानी ने अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इस मामले पर की। उन्होंने तहकीकाती रिपोर्ट शाया की जिनमें इस हवाले से अहम तफसीलात बताई गई थी। इन रिपोर्ट्स और मुतासरा अफराद के अहल खाना की जानिब से मुबैना मुल्जिमान को फंसाकर उनसे गुस्ताखाना मवाद शेयर करवाने का जो तरीका कार बताया गया उसमें काफ़ी मुमासलत है और अक्सर केसेस में इन मुतासरा नौजवानों को ट्रैप करने के लिए सबसे पहले फेसबुक पर फर्जी नाम वाली एक लड़की उनसे दोस्ती करती है। ज़्यादातर केसेस में लड़की का नाम ईमान होता है। फिर कुछ अरसा फेसबुक पर बातचीत करने के बाद लड़की नौजवान को व्हाट्सएप पर ले आती है और फिर वो उसे कुछ मजहबी नौयत के ग्रुप्स में ऐड कर लेती है और इस दौरान दोनों के दरमियान बातचीत का सिलसिला जारी रहता है। फिर अचानक किसी व्हाट्सएप ग्रुप में मजहब या मजहबी शख्सियात के बारे में गुस्ताखाना मवाद शेयर कर दिया जाता है जिस पर मज़कूरा नौजवान उस ईमान नामी लड़की से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करता है या फिर वो लड़की खुद उससे पूछती है कि आज मैं कहीं मसरूफ़ थी, उस ग्रुप में क्या हुआ मुझे बताओ। तो जब लड़का उसे तफसीलात बताता है तो लड़की उससे कहती है कि आप ऐसा करें कि व्हाट्सएप ग्रुप में जो मवाद शेयर किया गया था वो मवाद मुझे फॉरवर्ड कर दें, मैं देखती हूँ। इसके बाद लड़की उस चैट का स्क्रीनशॉट लेकर उस लड़के को ही ब्लॉक कर देती है ताकि वो अगर चैट डिलीट करे तो उसके पास से चैट गायब ना हो जाए। इस सारे अमल के कुछ दिनों बाद मज़कूरा नौजवान को नौकरी या बाहर ले जाने का झांसा देकर किसी जगह पर बुलाया जाता है जहां पहले से ही कुछ लोग या FIA के अहलकार उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं और फिर वो लोग इस नौजवान को गिरफ्तार करके उसे बताते हैं कि तुमने गुस्ताखाना मवाद शेयर किया है इसलिए तुमसे तफ्तीश करनी है और फिर उसका मोबाइल जब्त कर लिया जाता है। और कुछ केसेस में ये प्राइवेट लोग या गैंग इन मुबैना मुल्जिमान को सरकारी तहवील से पहले अपने टॉर्चर सेल्स में रखते हैं जहां उन पर तशद्दुद करके उनसे सादा कागज़ पर दस्तखत भी लिए जाते हैं और कुछ केसेस में मुतासरीन से केस ख़त्म करने के लिए 30 से 40 लाख रुपए की रकम भी तलब करने के दावे सामने आए हैं और कुछ वाक़यात में मुतासरीन के घरों में तलाशी और तोड़ फोड़ के दावे सामने आए हैं और इसमें भी FIA के अहलकारों के साथ गिरफ्तार करने वाला प्राइवेट गैंग मुलव्विस होता है, ये इल्ज़ामात भी सामने आए हैं। ऐसे केसेस में मुल्जिमान को वकील भी मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जनवरी 2024 में पंजाब पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने एक खुसूसी रिपोर्ट में इल्ज़ाम आयद किया था कि एक मखसूस ग्रुप सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के जरिए लोगों को ट्रैप करके उनके खिलाफ तौहीन मजहब के संगीन केसेस बनाता है। स्पेशल ब्रांच ने द ब्लास्फेमी बिजनेस के टाइटल के साथ ये रिपोर्ट FIA और चीफ सेक्रेटरी पंजाब समेत दीगर मुतालिका अफसरान और इदारों को इरसाल करके इस मामले की मजीद जामे तहकीकात का मुतालबा कर दिया था। उस रिपोर्ट के मुताबिक बजरिया सोर्स मालूम हुआ है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में एक गिरोह तौहीन मजहब, तौहीन मुक़द्दस शख्सियात और मुक़द्दस कुतुब की आड़ में मुख्तलिफ अफराद ख़ास तौर पर नौजवान तबके को प्लानिंग के ज़रिए टारगेट करता है और फिर ऐसे लोगों के खिलाफ FIA के साइबर क्राइम विंग में खुद ही मुद्दई मुकदमा बनते हैं और अपने पूरे वसाइल का इस्तेमाल करते हैं और इस तरह इन अफराद का ट्रायल शुरू कर दिया जाता है जिसकी वजह से फिल वक्त सैकड़ों अफराद जेल में हैं। FIA साइबर क्राइम में इस वक्त ब्लास्फेमी से मुताल्लिक 90% मुकदमात में इसी गिरोह के अफराद मुद्दई हैं। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि इस गिरोह का मरकज़ी किरदार शिराज अहमद फारूकी नामी शख्स है जिसके साथ मुतअद्दिद मर्द और ख़वातीन शामिल हैं और उन्होंने एक वकील राव अब्दुल रहीम एडवोकेट को भी साथ मिला रखा है और अपने इस नेटवर्क को कानूनी शक्ल देने के लिए एक कमीशन लीगल कमीशन ऑन ब्लास्फेमी पाकिस्तान भी बना रखा है और बजरिया सोर्स मिलने वाली मालूमात के मुताबिक ये अफराद मुख्तलिफ व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स का इस्तेमाल करते हैं जिनमें गुस्ताखाना मवाद की तशहीर की जाती है और इन ग्रुप्स में शामिल होने वाले अफराद ख़ास तौर पर नौजवान लड़कों को मुख्तलिफ लड़कियों के नंबर्स के ज़रिए दोस्ती या नौकरी वगैरह का झांसा देकर उनसे दोबारा इस मवाद को अपने नंबर्स पर मंगवाते हैं और फिर फ़ौरन इस नंबर को ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि कोई इस मवाद को डिलीट ना कर सके। इसके बाद ऐसे शख्स को किसी लड़की को इस्तेमाल करके बुलवाया जाता है और फिर खुद उसको पकड़कर उसके मोबाइल से अपनी चैट वगैरह डिलीट करके FIA के हवाले कर दिया जाता है जो कि एक गैर कानूनी अमल है। और ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि इन गुस्ताखाना मवाद के ग्रुप्स के एडमिन भी इसी गिरोह से ही ताल्लुक़ रखते हैं जो कि बाज़ाब्ता तौर पर इस सारे अमल की निगरानी कर रहे होते हैं और इसी तरह के एक ग्रुप में एडमिन के तौर पर इस्तेमाल होने वाला एक नंबर राव अब्दुल रहीम एडवोकेट के नाम से मंसूब रहा है। ऐसे चंद ग्रुप्स में यूनाइटेड मजहबी ग्रुप, लाइबा मजहबी किंग वगैरह शामिल हैं। इन ग्रुप्स के टारगेट बनने वाले अफराद में से अक्सर तालीम याफ्ता नौजवान भी हैं जो इनके चुंगल में फंस जाने के बाद ऐसा जुर्म कर बैठते हैं जिसकी सज़ाए मौत है। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है
कि इस ग्रुप का मरकजी किरदार शिराज अहमद फारूकी मुतादिद केसों में मुद्दई है और मुख्तलिफ FIA दफातर के लिए अपना पता उस इलाके के हिसाब से तहरीर करता है और ख़ुद को TLP का कारकुन भी जाहिर करता है। इस गिरोह के दीगर अफराद जो कि मुतादिद केसों में फ़रीक हैं, उनमें राव अब्दुल रहीम एडवोकेट के अलावा मोहम्मद सईद, शहजाद खान, मोहम्मद रिजवान, उमर नवाज, कामरान इदरीस, चौधरी सईद अनवर, मियाँ इमरान, हाफिज़ लियाकत मंजूर कंबो, अब्दुल्ला सुल्तान और गजनफर अली वगैरह शामिल हैं। यह गिरोह इस वक्त गुस्ताखाना मवाद की तशहीर की आड़ में सैकड़ों अफराद को अपना टारगेट बना चुका है, जबकि सोर्स की इतला के मुताबिक इन लोगों ने अपना टारगेट हज़ारों की तादाद में पहले से तय किया हुआ है, जो कि उनके मकासद को मजीद अयां करता है। मजीद इन अफराद ने अपने आप को कुल वक्ती इस काम के लिए मसरूफ़ किया हुआ है, जिसकी हद में आने वाले तमाम अखराजात बशमूल ट्रांसपोर्ट, वकला की फ़ीस, रिहाइश और दीगर मामलात के लिए खर्च का कोई ज़ाहिरी ज़रिया आमदनी भी नहीं है, जो कि एक बाइस तशवीश अमल है। इसके अलावा FIA में मुद्दई मुकदमा बनते हुए 4 से 6 माह के लिए अपने मोबाइल फ़ोन भी FIA के हवाले करने होते हैं, जिनकी कीमत लाखों रुपए बनती है। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि सिर्फ मुल्ज़िमान के खिलाफ यकतरफ़ा कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, जबकि इन गुस्ताखाना ग्रुप्स के एडमिन और मुद्दई की जानिब से डिलीट शुदा मोबाइल फ़ोन के मवाद के हवाले से कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही है, जिसकी वजह से ऐसे वाक़यात में रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा होता जा रहा है। इस ग्रुप के सरकर्दा रुकन और वकील राव अब्दुल रहीम के खिलाफ 2012 में रिमशा मसीह केस में बैनुल अक़वामी जरीदे दी गार्डियन में मिलिटेंट लॉयर के तौर पर एक आर्टिकल तहरीर किया गया था और वो मुमताज़ कादरी से बहुत मुतासिर है और अदालत में अक्सर इस वाक़े का जिक्र करता है। इसके अलावा राव अब्दुल रहीम एडवोकेट 9 जुलाई 2022 को सैयद अब्दुल्ला शाह नामी शख्स के कत्ल और अगवा के मुकदमे में भी मुलविस था, जो कि बाद में राजीनामा की सूरत में ख़त्म हो गया था। रिपोर्ट में मजीद इल्ज़ाम लगाया गया है कि FIA साइबर क्राइम्स रिपोर्टिंग सेंटर रावलपिंडी में सितंबर और अक्टूबर 2022 से लेकर दिसंबर 2023 तक इंक्वायरी के बाद 21 FIRs दर्ज हुई हैं, जबकि 10 इंक्वायरीज चल रही हैं और इन तमाम FIRs और इंक्वायरीज के मुद्दई इस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके बाद रिपोर्ट में इन तमाम मालूमात पर तज्जियाती निकात बताते हुए लिखा है कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त ये गिरोह तौहीन रिसालत और मजहब के नाम पर मुतादिद केसेस में मुद्दई है और इस ग्रुप में शामिल अफराद की मुआशी हालत इतनी मुस्तहकम न थी कि ये लोग दीन की खिदमत के नाम पर अपना नेटवर्क इस तरीके से चला सकते, जबकि इस ग्रुप का कुल वक्ती इन्हिसार और वक्त देना और इतनी तादाद में मोबाइल फ़ोन्स फॉरेंसिक के लिए FIA के हवाले करना और दीगर तमाम अखराजात को बर्दाश्त करना एक सवालिया निशान है। और ऐसे वाक़यात में टारगेट किए गए अफराद में से अक्सर को FIA से पहले खुद पकड़ना और फिर मोबाइल से मर्जी का डेटा डिलीट या सेंड करके फिर FIA के हवाले कर देना एक तशवीशनाक अमल है। रिपोर्ट में मजीद इल्ज़ाम लगाया गया है कि इसी तरह ये गिरोह एक ख़ास एजेंडे की तकमील कर रहा है, जिसकी वजह से इन्होंने अपने टारगेट सैकड़ों से शुरू करके हज़ारों की तादाद में तय किए हुए हैं, जो कि इस अमर की निशानदही करता है कि इसमें मुमकिन तौर पर कोई खुफिया हाथ या फंडिंग भी शामिल हो सकती है। और इस ग्रुप ने खुद को मजहबी रंग देकर मुल्क में मजहब जैसे हसास पहलू का भरपूर इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से कोई भी शख्स इनके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करता, बल्कि ऐसे किसी भी शख्स को गुस्ताखी का हिमायती करार देकर उसकी जान को खतरा लाहक कर दिया जाता है। इस ग्रुप की जानिब से जहां बिलखुसूस नौजवान तबके को बजरिया खवातीन टारगेट करके फंसाया जाता है, वहीं ऐसे ग्रुप एडमिन और बार बार एक ही ग्रुप के मुद्दई होने की वजह से ये मामला मजीद गौर तलब हो जाता है। रिपोर्ट में मजीद इल्ज़ाम लगाया गया है कि जबकि मुद्दई मुकदमा मुख्तलिफ दरख्वास्तों में अपने एड्रेस वगैरह भी गलत तहरीर करते हैं, जो कि एक मशकूक अमल है और इस गिरोह के मकासद को मजीद नुमाया करता है। इसके अलावा ये गिरोह मुख्तलिफ मौक़े पर सेमिनार वगैरह भी मुनक़िद करते हैं, जिसकी मद में आने वाले अखराजात के हवाले से कोई आंसर वाज़े नहीं है। अगर ये मामला ऐसे ही चलता रहा तो मुस्तकबिल करीब में ये एक बहुत बड़े मजहबी मसले की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। इसके बाद रिपोर्ट में हुक्काम बाला के लिए सिफारिशात मुरत्तिब करते हुए लिखा गया है कि पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है, जहाँ इस्लामी इक़दार एक ख़ास अहमियत की हामिल है, मगर बदकिस्मती से इंतहा पसंद अनासिर की वजह से बैनुल अक़वामी दुनिया में बदनामी का सबब बनता है। लिहाजा मजहब की आड़ में अपने मकासद के हुसूल के लिए ऐसी कार्रवाइयाँ गौर तलब हैं और इस ज़िम्न में इक़दामात किए जाना बहुत ज़रूरी है, ताकि मुमलिकत पाकिस्तान न सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि बैनुल अक़वामी दुनिया में भी किसी भी किस्म की मज़ीद इंतहा पसंदी और मजहबी जनूनियत का मुर्तकिब ना हो सके। और सूरत हाल के तनाजुर में ये सिफारिशात की जाती हैं कि FIA साइबर क्राइम विंग को ताकीद की जाए कि ऐसे मुल्जिमान के अलावा इन गुस्ताखाना ग्रुप एडमिन्स के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाए, ताकि बजरिया टारगेट ऐसे वाक़यात की हौसला शिकनी हो सके और एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार कमीशन की तश्कील दी जाए, ताकि ऐसे मजहबी ग्रुप्स के मकासद को वाज़े किया जा सके और उनके फंड्स वगैरह की बाबत जांच पड़ताल की जा सके। इसी तरह FIA साइबर क्राइम में
कानून के मुताबिक तमाम मुल्जिमों और मुद्दइयों के मोबाइल फोन्स की फॉरेंसिक एक अलग इदारे से करवाई जाए ताकि एक मसावी रिपोर्ट की बुनियाद पर गुस्ताखी के मुर्तकिब अफराद को करार वाकई सजा दी जा सके। इसके बाद अक्टूबर 2024 में कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक ने भी इस मामले पर एक तफसीली रिपोर्ट शाया की, जो कि एक हुकूमती इदारा है। इस रिपोर्ट में भी स्पेशल ब्रांच के इल्जामात की तौसीक की गई है और इस रिपोर्ट में लिखा है कि कमीशन ने मुबैना तौर पर तौहीन आमेज वेबसाइट से नौजवान अफराद को तौहीन मजहब के इल्जामात में फंसाने के हवाले से मौसूल शिकायत पर अक्टूबर 2023 में इस मामले पर एक आज़ाद तहकीकात का आगाज़ कर दिया। इन तहकीकात का मकसद उन शिकायत की तस्दीक करने समेत गुज़िश्ता 3 सालों में पाकिस्तान में तौहीन मजहब के मुकदमात में इजाफे की वजूहात का जायज़ा लेना था और इस सिलसिले में कमीशन को इन तमाम जेलों तक मुकम्मल रसाई दी गई जहां ब्लास्फेमी के मुबैना इल्जामात में ज़ेर हिरासत अफराद कैद थे। रिपोर्ट के मुताबिक तहकीकात के नताइज से एक तशवीशनाक ट्रेंड नुमायां हुआ है, जिसके तहत तौहीन मजहब के केसेस में वाज़े इजाफा हुआ है, जिनमें से अक्सर केसेस FIA के साइबर क्राइम यूनिट ने प्राइवेट शख्सियात के साथ मिलकर बनाए हैं। तौहीन मजहब के केसेस में ये इजाफा पीका एक्ट में 2018 में होने वाली तरमीम के ऑपरेशनलाइजेशन से जुड़ा है और रिपोर्टेडली नौजवान लोगों को ख़वातीन के ज़रिए मुख्तलिफ हरबों से ट्रैप करने के लिए टारगेट किया जाता है और फिर उन्हें ऑनलाइन गुस्ताखाना सरगर्मियों में फंसा लिया जाता है, जिसके नतीजे में उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। वक्त के साथ बढ़ता हुआ ये रुझान ऐसे केसेस में हुकूमती और प्राइवेट इदारों के किरदार के जायज़े और उनकी जवाबदेही का मुतालबा करता है। राव रहीम और दीगर नामजद अफराद पंजाब पुलिस के स्पेशल ब्रांच और कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक की रिपोर्ट्स की तरदीद करते रहे हैं और इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करते आए हैं। केसेस में ज़्यादातर आप हैं या आपके साथी हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? एक उन्होंने कहा कि चंद लोगों ने ऐसे स्क्रीनशॉट भेजे और उन्होंने कहा कि वापस भेजें तो पर्चा हो गया। एक की फ्रांसिक है 200 पेजेस की, एक की फ्रांसिक है 80 पेजेस की, एक की फ्रांसिक है 190 पेजेस की। अब आप मुझे बताएं कि ये 190 दफ़ा बंदे को वो मटेरियल भेजा गया और उसने बेवकूफ़ी में 190 दफ़ा वापस भेज दिया। एक वकील साहब हैं, उन्होंने ये कॉन्स्पायरेसी तैयार करके दी कि तमाम लोग एक ही कॉन्स्पायरेसी को बोलोगे तो कोई गुंजाइश निकल आएगी। फिर ये मामला काफ़ी अरसे तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चलता रहा, जहां मुतासर अफराद के अहले खाना ने हुकूमती कमीशन बनाने के लिए अपील दायर की हुई थी और इस अपील में वफाकी हुकूमत FIA इंटेलिजेंस ब्यूरो को फरीक बनाया गया था और तकरीबन 42 समातों और तमाम फरीक़ैन के तफसीली दलाइल सुनने के बाद जुलाई के वस्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने इस केस में वफाकी हुकूमत को हिदायत दी थी कि वो तहकीकात के लिए 30 दिन के अंदर एक कमीशन कायम करें। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने यह हुक्म भी दिया था कि कमीशन 4 माह के अंदर अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करे, ताहम ज़रूरत पड़ने पर मुद्दत में तौसी की गुंजाइश भी रखी गई। मगर इस हुक्म के सिर्फ एक हफ्ते बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आज़म खान और जस्टिस खादिम हुसैन सूमरों पर मुश्तमिल 2 रुकनी डिवीज़न बेंच ने लीगल कमीशन ऑन ब्लास्फेमी पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले वकील राव रहीम की इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान का ऑर्डर ही मुअत्तल कर दिया। वाज़ेह रहे कि इस केस की अक्सर समातें लाइव नशर की गई थी, जिनमें फरीक़ैन के एतराज़ पर अदालत ने वाज़ेह किया था कि इस पटिशन में ना तो किसी ट्रायल को रोके जाने की बात की गई है और ना ही तौहीन के कानून को तब्दील करने की बात की जा रही है। ये सिर्फ एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बनाने से मुताल्लिक है, जिसमें पता लगाया जाए कि इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या नहीं और इस पर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। इस सारे मामले में अहम बात यह है कि NCCIA मुसलसल तनाज़ात की ज़द में है। भत्ताखोरी, रिश्वत, तशद्दुद और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के साथ साथ जाली मुकदमात बनाने के इल्ज़ामात इनके मुख्तलिफ ऑफिशल्स पर सामने आए हैं और ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब पाकिस्तान में साइबर क्राइम वाकई एक संगीन मसला बना हुआ है। हज़ारों की तादाद में जेन्युइन केसेस पेंडिंग हैं, जिनमें ख़वातीन की ऑनलाइन हैरेसमेंट जैसा संगीन मामला शामिल है और इन्हीं ज़ेर इल्तवा केसेस से निमटने का दावा करते हुए हुकूमत ने FIA के साइबर क्राइम विंग को तहलील करके NCCIA को बतौर आज़ाद इदारा कायम किया था। मगर NCCIA मेरिट पर मुकदमात को हल करने के बजाय मुसलसल तनाज़ात का शिकार है और ऐसा ही एक मुतनाज़ मुकदमा NCCIA ने मारूफ वकील ईमान मज़ारी और उनके शौहर हादी अली चट्ठा, जो कि ख़ुद भी एक मारूफ वकील हैं, इंसानी हुकूक के केसेस लड़ते हैं, दोनों पर मुतनाज़ ट्वीट का इल्ज़ाम आयद करके मुकदमा दर्ज कर रखा है। और इस केस में जिस तरीके से ट्रायल किया जा रहा है, इस पर मकामी और आलमी इंसानी हुकूक के इदारे और तंजीमें सवाल उठा रही हैं और सवाल उठ रहा है कि अदालत फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे किए बगैर जल्द अज जल्द दोनों मुल्ज़िमान को 7 से 14 साल कैद की सज़ा सुनाने जा रही है। मगर ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर अदालत मुंतकली की दरख्वास्त की वजह से आज इस केस की समाअत 15 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है।